सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अपने प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5। और ये पोर्शन बायोलॉजी को स्टार्ट कराता है और आपके केमिस्ट्री पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुके हैं। तो आई होप दैट यू ऑलरेडी हैव वॉच दैट वीडियोज़। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जितने जल्दी आप मुझे सपोर्ट्स करोगे उतना ज़्यादा मुझे स्ट्रेंथ मिलेगा कि मैं और वीडियोस जल्द से ज़्यादा अपलोड कर सकूँ। क्योंकि मैंने बताया कि मैं लाइन वाइज लाइन सीरीज़ ही सिर्फ अपलोड नहीं करूँगी, इसके साथ मैं रिवीजन सीरीज़ हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, जैसे कि मैं अपने चैनल पे एनडीए का दे रही हूँ। तो वो समझो इसको बनने में टाइम लगता है, क्योंकि एक पूरे चैप्टर्स का बनाना मुश्किल नहीं है। बट मैं तुम्हें बुक का एक बार में दूँगी ना, या फिर पार्ट बाय पार्ट उसको करके पढ़ाऊँगी, उसके बाद हैंड रिटन नोट्स भी तुम्हें दूँगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लाइफ प्रोसेस की बात किया जाए तो लाइफ प्रोसेस का मतलब ये हो रहा है क्या, ज़िंदगी जीने का प्रोसेस। इसमें तुम जानोगे कि कैसे एक ह्यूमन बींग्स की लाइफ चलती है, क्या क्या होता है हमारे बॉडी में। देखो, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। कैसे तुम डिस्टिंग्विश करोगे कि क्या जिंदा है और क्या जिंदा नहीं है। तुम बोलोगे जिसमें ग्रोथ हो रहा है वो जिंदा है, जिसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है वो जिंदा नहीं है। जो खाता है वो जिंदा है, जो नहीं खाता वो जिंदा नहीं है। जो ब्रीथ कर रहा है वो जिंदा है, जो ब्रीथ नहीं कर रहा है वो जिंदा नहीं है। इफ़ यू सी अ डॉग रनिंग और अ काउ chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know these are the living things. What of the dogs or the cow or the man were asleep? We would still think that they were alive. अब वो तो अगर तुम सोच रहे हो कि अगर किसी भी सब्सटेंस में मूवमेंट हो रहा है तो क्या वही लिविंग बींग्स होते हैं। अगर ऐसा सोचते हो तो कभी सोचो, अगर हम सो रहे हो, काऊ सो रहे हो, डॉग सो रहे हो, तब तो वो मूवमेंट से मूवमेंट तो तब उनमें नहीं हो रही है ना, इनएक्टिविटी हो रही है उनमें। तो क्या उस टाइम भी तुम उनको अलाइव कहोगे। बट हाउ डिड वी नो दैट वी सी दैम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। हम कैसे जानेंगे कि वो जिंदा है, हम उनकी ब्रीदिंग देखते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द प्लांट्स की तो ब्रीदिंग भी पता नहीं चलती, फिर हम कैसे प्लांट्स को बोल दें कि वो क्या है, लिविंग है। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, हम कैसे जाने कि वो सब जिंदा है। We see them green, some of us will say, but what about plants that have leaves of colors other than the green? अगर हम बोल रहे हैं कि वही प्लांट्स जिंदा है क्योंकि उनमें ग्रीन कलर है, तो क्या होगा उन प्लांट्स का जिनके पास ग्रीन पिगमेंट नहीं है, क्या वो जिंदा नहीं है। तो कैसे हम लोग बताएंगे। ह्यूमन बीइंग्स या फिर वो एनिमल्स जो सांस लेते हैं उनसे तो पता चल जाता है कि वो सांस ले रहे हैं, वो जिंदा है। बट व्हाट अबाउट द प्लांट्स, वो तो सांस भी नहीं लेते, फिर भी वो एक लिविंग बींग्स होते हैं। और बोलते हो ग्रीन पिगमेंट जिसमें होता है वो प्लांट्स जो है वो जिन प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट होता है वो अलाइव होते हैं। तो व्हाट अबाउट दोज प्लांट्स विच डज नॉट हैव द ग्रीन पिगमेंट बट हैव द अदर पिगमेंट अदर देन ग्रीन। दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव। वो दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो क्या है, अलाइव है। In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth or related, or not as a common evidence for being alive. अब प्लांट्स में हम लोग कैसे देखते हैं कि वो अलाइव है। वो उनकी ग्रोथ होती है, वो पहले छोटे होते हैं फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो कुछ चीज़ें होती है जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन अलाइव है और कौन नॉट अलाइव है। तो बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग देखो, but a plant that is not visibly growing is still alive, and some animals can breathe without visible movement, so the using visible movements as the defining characteristic of life is not enough. मतलब अगर तुम सोचते हो कि जो दिख रहा है उसी से हम लोग बता देंगे कौन जिंदा है कौन जिंदा नहीं, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। कुछ चीज़ें अंदर होती है बट यू कांट सीम्स इट फ्रॉम आउटसाइड और टेल दैट इट इज़ अलाइव और इट इज़ नॉट अलाइव। ठीक है। मूवमेंट ओवर द स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू बी द नेकेड आई। जो छोटे छोटे स्केल्स की मूवमेंट होती है वो तो दिखती भी नहीं, तो तुम कैसे जानोगे कि वो अलाइव है कि नहीं। मूवमेंट्स फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। क्या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट लाइफ के लिए जरूरी होती है। इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू द प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से येस, कि अगर मॉलिक्यूल्स नहीं मूव करेंगे तो वो जिंदा ही नहीं रहेंगे। In fact, viruses do not show any molecular movement in them, and that is partially why there is controversy about whether they are truly alive or not. अब क्या होता है, हम बोलते हैं कि जो भी जिंदा चीज़ है वो मूवमेंट शो करेगा ही करेगा, लेकिन वायरसेस का क्या है, वायरसेस तो मूवमेंट भी शो नहीं करते, तो क्या वायरसेस अलाइव नहीं है। इसके बीच में कॉन्ट्रोवर्सी है कि वायरसेस इज अलाइव और नॉट। वाई आर द मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, क्यों मॉलिकुलर मूवमेंट हमें ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए।
We have seen in the earlier classes that living organism are well organized. Living organism जो जिंदा होते हैं वो well organized structures में होते हैं. They can have tissue have the cells, cell have the smaller component in them, and so on. हमने पिछले चैप्टर ये क्या पता चलता है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है. अब हम लोग आगे देखेंगे, या फिर इससे पहले 9th में देख चुके हैं, क्या सेल वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, क्या टिश्यू होता है हमारे बॉडी में, टिश्यू के अंदर सेल होता है और सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं. बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम. इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन, द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव. अगर ये जो ऑर्डर है कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गेन्स बनते हैं और ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनते हैं, अगर यही सिस्टम ही ब्रेक हो जाए तब क्या होगा, तब वो सिस्टम, वो मॉलिक्यूल अलाइव नहीं रहेगा. ठीक है. व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेंटेनेंस प्रोसेस क्या होता है, कैसे तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करते हो. द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर. देखो, लाइफ प्रोसेस सिर्फ वो नहीं है जो दिख रहा है, लाइफ प्रोसेस में वो भी प्रोसेस आते हैं जो नेकेड आई से दिखता नहीं है, बट दे आर ऑलरेडी बीइंग हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी. वो तुम्हारे बॉडी में अपने आप हो रहा है, एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर. इवन व्हेन दे आर जस्ट सिटिंग, अगर वो बैठ रहे, सो रहे, हर टाइम उनकी वो चीज़, वो प्रोसेस चली रही है. वो प्रोसेस कभी नहीं रुकती हैं जो अंदर के ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं. बाकी तुम्हारी एक्टिविटी भले ही इनएक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाए, बट अंदर की एक्टिविटी अगर इनएक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो यू आर नॉट सेड टू बी अलाइव. इवन वी आर जस्ट एज स्लीप, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू बी गो ऑन. ये जो अंदर वाले ऑर्गेनिज्म का जॉब है कि हमारे बॉडी से फूड, ऑक्सीजन की मात्रा बार बार लेना, CO2 की मात्रा हटाना, फिर अनदर थिंग्स, ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूस मैनर पे चल रहे हैं, चाहे 24 के 24 घंटा विदाउट एनी रेस्ट. क्योंकि ये रेस्ट ले लिए तो तुम अपनी ज़िंदगी से रेस्ट लेके बैठोगे. ठीक है. सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट द डैमेज एंड ब्रेक डाउन, अगर ये हमारे लिए 24 घंटे तक रेगुलर वर्क करते हैं तो हमें भी तो इनका ख्याल रखना चाहिए. तो वी नीड टू मेंटेन इट्स, मतलब उनको जो चाहिए वो देना चाहिए. न्यूट्रिटिव फूड्स खाना चाहिए. तो एनर्जी इज नीडेड फॉर देम, और ये काम करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. सो देर मस्ट बी प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. और वो एनर्जी कहाँ से आता है जो उनको मिलती है ऑर्गेनिजम्स को काम करने के लिए, वो बाहर से आता है, विच वी कॉल फूड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी जहाँ से आता है उसको फूड बोलते हैं. टू द इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल द न्यूट्रिशन. जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं. जो फूड की यूटिलाइजमेंट होती है अंदर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन. इफ़ द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, अगर बॉडी का साइज किसी भी ऑर्गेनिज्म का बढ़ रहा है, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड. तो बाहर के कुछ मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट होती है अंदर. अगर वही चीज़ बोल रहा है कि अगर बॉडी की साइज बहुत मतलब वो ग्रो कर रही है, इफ़ द बॉडी साइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ ग्रोइंग, तो एडिशनल रॉ मटेरियल जो होता है हमें चाहिए ही होता है अगर बॉडी की साइज़ बढ़ रही है तो. सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, जो लाइफ अर्थ पे वो किस चीज़ पे बेस्ड होती है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे. और मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, और बहुत सारे फूड सोर्सेज क्या होते हैं, वो भी कार्बन बेस्ड होते हैं. डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्स, इन कार्बन सोर्स के कॉम्प्लेक्सिटी पे देखा जाए तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस. तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग काइंड के न्यूट्रिशनल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि अगर कार्बन सोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को देखें तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस को कंटेन करते हैं. हम नॉर्मल खाना खाते हैं तो कुछ जानवर, तो अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि जानवर क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के खाना खाते हैं. कोई सिर्फ पत्ते खाते हैं, तो कोई पत्ते और मीट दोनों खाते हैं, और सिर्फ कोई मीट खाते हैं. तो द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेराइड. तो बाहर से जो खाना ले रहे हो अलग अलग तरीके के, इसलिए इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. इसलिए हमारा जो वातावरण है वो एक आदमी के कंट्रोल में नहीं हो सकता. दिस सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू ब्रोकन डाउन और स्प्लिट अप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू द यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट मे बी यूज फॉर द वेरियस मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग द लाइफ स्ट्रक्चर एज वेल एज द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल द बॉडी नीड टू ग्रो. For this series of chemical reaction in the body are necessary, and oxidizing reducing reaction are some of the most common chemical mean to break down the molecules.
क्या बोल रहा है कि एक अकेला ऑर्गेनिज्म जो है हमारे बॉडी में वो सारे इंडिविजुअल वर्क को नहीं कर सकता, हर एक अलग अलग वर्क को नहीं कर सकता। तो हर फंक्शनिंग को करने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। जैसे किडनी है तो किडनी का काम हमारे जो तुमने खाना खाया उससे एक गंदी प्रोडक्ट को निकाल के बाहर निकालना है। स्टोमच का काम खाना रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम उस खाना से जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स है उसको अपने अंदर लेना है। उसका माइटोकॉन्ड्रिया काम उस खाना और ऑक्सीजन जो तुम ले रहे हो उस दोनों से एनर्जी बनाना है, और वो सोर्स ऑफ एनर्जी वही खाना से आता है, क्योंकि वही खाना ऑक्सीजन के साथ मिलके माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर मेम्ब्रेन में, क्रिस्टे में क्या होता है, एटीपी बनाता है, दैट इज कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऑक्सीडाइजिंग reducing reaction are some of the most common chemical mean to break down the molecule. For this, many organisms use oxygen stored from outside the body. The process of acquiring the oxygen from outside the body and to use it to the process of breakdown of food, process of cellular need, it is we call respiration. और जब तुम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हो एनर्जी को लेने में, हम ग्लूकोज यानी कि खाना जो खाते हैं उसका रिएक्शन किसके साथ करते हैं, उसका रिएक्शन जब हम लोग किसके साथ करते हैं, ऑक्सीजन के साथ। इन दोनों के बीच की रिएक्शन होती है। जो तुम खाना खाते हो, जो ग्लूकोज तुम लेते हो और साथ ही साथ जो बाहर से ऑक्सीजन आती है, इन दोनों का रिएक्शन करा के माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जो पावर ऑफ द हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी की प्रोडक्शन करता है। इन केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अगर एक ही सेल वाले ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर नहीं है, तो नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड। जैसे हमें 4-5 ऑर्गन है, हमारे में लंग्स है, हमारे में पेनक्रियाज है, हमारे में स्टोमच, हमारे में स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। उस तरह से कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है उनके पास बस एक ही होता है, और जिससे वो एक्सचेंज कर सकते हैं गैसेस को और वेस्ट को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि द इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। क्योंकि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का सरफेस जो है वो किसके कॉन्टैक्ट में है, इन्वायरमेंट का कॉन्टैक्ट में। द बॉडी डिज़ाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। बॉडी का डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि एमोइबा जो यूनिसेलुलर है तो उसका तो नॉर्मल है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स मे नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ऑल द सेल में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। जितने भी सेल्स जो है वो सराउंडिंग के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता। मतलब इन शॉर्ट इसका यही कहना है कि जितने भी सेल्स है वो क्या होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल। जो सिंपल डिफ्यूजन जो है वो तुम्हारे सेल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकती। यानी कि गैस, अगर मान लो तुम्हारे अंदर गैस की लोअर कंसंट्रेशन हो गई है और तुम हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक गैस की मूवमेंट होगी ना। गैस की डिफ्यूजन क्या हो गया, गैस की मूवमेंट फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन होगी। लेकिन बॉडी में कैसे होगी इस चीज़, अगर तुम में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है तो क्या नॉर्मल तुम में गैस ऐसे ही घुसेड़ दे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, नहीं ना। हमारे में कॉम्प्लेक्सिटी है, हर चीज़ काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म है और वो काम अलग अलग ऑर्गेनिज्म ही करता है। जैसे सांस लेने के लिए हमारे पास नॉस्ट्रिल्स है, सांस लेने के लिए हमारे पास माउथ है और उससे हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, ठीक है। बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज। अगर मान लो एक अमीबा है, छोटी सी प्रोडक्ट, उसमें तो नॉर्मल गैस अंदर जाएगी फिर उससे बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्सिटी या बॉडी की साइज़ बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल चीज़ें नहीं है, इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इसमें फूड स्टोरिंग ऑक्सीजन है और अलग अलग थिंग्स करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट रिएक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल। मतलब सिंपल डिफ्यूजन जो हो रहा है कि गैस का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, ये हमारा क्या करता है, फुलफिल नहीं कर सकता इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक चीज़ की डिस्टिंक्शन तुमको बता देते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स के होता है, एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होता है जो एक ही टाइप के सेल को कंटेन करता है, मीन्स दे हैव ओनली वन सेल। देखो अगर तोड़े तो दैट इज कॉल्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनी हो गया क्या, यूनी हो गया वन और सेलुलर हो गया सेल। और जब एक सेल हो तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लोग के पास क्या होता है, मल्टीपल सेल्स होते हैं, जिनके पास क्या होता है, मल्टीपल सेल्स होते हैं।
ठीक है। यूनिसेलुलर के पास सिर्फ एक सेल होते हैं और मल्टी सेलुलर के पास मल्टी सेल्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। याद रखना, डिफ्यूजन प्रोसेस तुम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आसानी से कर सकते हो, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इट इज़ नॉट इजी टू डू विद दैट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव सीन, हमने देखा प्रीवियसली कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द कॉम्प्लेक्सिटी राइजेस और वेरियस बॉडी पार्ट हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता है खाना को लेने में, खाना को बाहर निकालने में, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन मल्टी सेलुलर के केस में तुम्हारा खाना लेने वाला माउथ होता है, उसको भेजने वाला ओसोफेगस होता है ना, खाना लेने वाला माउथ है, उसको भेजने वाला ओसोफेगस है, इसको स्टोर करने वाला स्टोमच है, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन पे जाता है, फिर वो किडनी पे जाता है, किडनी उसको ऑब्जॉर्व करती है, जो ऑब्जॉर्व करना है बाकी सब एक्सक्रीटरी बना के रैक्टम से निकाल देता है। ये पूरी प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी से होती है, एकदम बारीकी से, हर चीज़ की प्रॉपर फंक्शनिंग इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ खराब हुई तो तुम्हारी क्या होगी, अगर मान लो किडनी खराब हो गई किसी इंसान की तो प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं होंगे फूड प्रोडक्ट्स का। इसीलिए जो भगवान ने जैसा दिया उस सब चीज़ की कदर करने की ज़रूरी है, क्योंकि किडनी तुम्हारे लिए कोई खिलवाड़ नहीं है, ये तुम्हारे ब्लड के लिए, साथ ही साथ जो डेड ब्लड से ये लीवर जो होता है तुम्हारी बॉडी में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी तुम्हारे अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो दे आर नॉट वेस्ट, वो वेस्ट नहीं है, हर कुछ का अपना अपना यूज़फुल होता है। इसलिए हर चीज़ की मतलब कदर करनी चाहिए। अगर आप किसी भी इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स का लेते हो कंजप्शन, तो वो आपके इन्हीं ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट करता है, और आई होप दैट यू विल अवे फ्रॉम दिस। चलो आ जाओ, दिस पोजेज अच्छा, वी हैव सीन प्रीवियसली कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज इन फंक्शन, अलग अलग बॉडी पार्ट अलग अलग फंक्शन करते हैं। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ द स्पेशलाइज्ड टिश्यू विद द ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। It is therefore not surprising that uptake of food and of oxygen will also be the function of a specialized tissue. अगर आप फूड और ऑक्सीजन को क्या करते हो, अपटेक करते हो, वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू के फंक्शन है। अगर तुम खाना को अपटेक करते हो मतलब खाते हो और ऑक्सीजन को नॉस्ट्रिल की मदद से लेते हो, तो इन दोनों का इस्तेमाल किस लिए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो तुम्हारे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनिज्म होता है सेल के अंदर जो हमारे बॉडी में, जिसको पावर हाउस बोलते हैं, जो कि इन्हीं खाना को और इन्हीं ऑक्सीजन को रिएक्ट कराता है एक साथ, और इन दोनों को रिएक्ट करके एटीपी में कन्वर्ट करता है, जो एनर्जी करेंसी होती है हमारे बॉडी में, और यही हमारे बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी देती है। However, this poses a problem since the body and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism, which all the part of the body need them. This situation create a need for transportation system for carrying food and oxygen. अगर मान लो अगर तुम्हारे बॉडी में ऑक्सीजन भी आ रहा है और फूड भी आ रहा है, हाँ, तो ऊपर माउथ में तुम्हारे पास है, अब उसको अलग अलग ऑर्गेनिज्म से कौन बचाएगा। अगर तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है तो उसको पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना ट्रांसपोर्टेशन के फूड मटेरियल या फिर तुमने खाना बना लिया, अलग अलग जगह तक कैसे पहुंचेंगे। तो when the chemical reaction use the carbon source and the oxygen for the energy generation, they create byproduct. They are not only useless for the cell of the body but could even harmful. This waste by the product are therefore need to remove from the body and discarded outside by the process of excretion. And again the basic rule for the body to design in the multicellular organism are followed by a specialized tissue called the excretion will be developed, which means that transportation system will need to transport waste away from the cell to its excretory tissue. क्या होता है, अब तुमने खाना खा लिया, उससे एनर्जी बना ली, और बाकी वो सब्सटेंस जो तुम्हारे बॉडी में हार्म कर सकते हैं उसको निकालना ज़रूरी है। और उसको कैसे निकालोगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन से। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया तुम्हारा किडनी, जो उससे उसको निकालता है, ठीक है। अब इसके मदद से तुम उस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालोगे। इसीलिए अलग अलग काम करने के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, और हर किसी को अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। अगर बन रहा है खाना माइटोकॉन्ड्रिया में और यहाँ से वेस्ट को प्रोडक्ट ले जाएगा कौन, किडनी के पास,
दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये यहाँ तक पैराग्राफ तक मैंने जो समझाया तुमको समझ आया। अब आते हैं नया टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। देखो, व्हेन वी टॉक और राइड अ बाईसाइकिल, जब भी हम लोग बात करते हैं या फिर बाईसाइकिल चलाते हैं तो वी आर यूजिंग अप द एनर्जी। हम लोग को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हम लोग अपने एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट और ऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर तुम सिर्फ बैठे हो, ठीक है, अगर तुम सिर्फ बैठे हो तो उस बैठने के लिए भी तुम्हें एनर्जी चाहिए ना। तो वही बोल रहा है, अगर तुम बात कर रहे हो, बाईसाइकिल चला रहे हो, तुम्हें एनर्जी चाहिए। इवन तुम जब कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैठे हो, सोए हो, तब भी तुम्हें एनर्जी चाहिए। तो वी ऑल्सो नीड द मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप एंड सिंथेसाइज प्रोटीन अदर सब्सटेंस नीड इन द बॉडी। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल इज द फूड वी ईट। इसीलिए हमें कुछ मटीरियल बाहर से चाहिए हमारे बॉडी में, जो न्यूट्रिशन और ग्रो कर सके, डेवलप कर सके, प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। हाउ डू लिविंग बींग गेट फूड? लिविंग बींग्स को खाना कहाँ से मिलता है? देखो, द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर द एनर्जी एंड मटीरियल इज कॉमन इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। ये खाने की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में, ये हर ऑर्गेनिज्म में होता है। जरूरी नहीं ह्यूमन बींग्स में, ये अलग प्लांट्स में भी होता है, ज़रूरत खाने की, एनिमल्स में भी होता है। इट इज़ फुलफिल इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से सब अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। Some organism use simple food material obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water। कुछ मटेरियल जो होते हैं वो सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ खाना बना लेते हैं। ये ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप होते हैं क्योंकि ये इन्होंने अपना खाना को खुद बनाया। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक हो गए प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट लेते हैं, बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, वाटर लेते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। Other organism utilize the complex substance. This complex substance have to be broken down into the simpler one before they can be used for the upkeep and the growth of the body. To achieve this, organism use the biocatalyst called the enzyme. Thus, the heterotroph survival depend directly or indirectly on the autotroph, and heterotrophic organism include the animal and fungi. हो गया। ऑटोट्रॉप वो होता है जो खाना अपने से नहीं बनाता है, और हेट्रोट्रॉप वो होता है या हेट्रोट्रॉपिक वो होता है जो अपना खाना खुद से नहीं बनाता। ये अपना खाना खुद से बनाता है, बट हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म डज नॉट फॉर्म देयर ओन फूड बाय देयर ओन सेल्फ। वो अपने से खाना नहीं बनाते। कौन? हेट्रोट्रॉपिक। बट ऑटोट्रॉपिक बनाते हैं अपने से खाना। किसका इस्तेमाल करके? CO2, O2 और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। और एक चीज़, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें एनिमल्स एंड क्या होता है, फंगी इसके वन ऑफ द एग्जांपल है, क्योंकि एनिमल्स और फंगी भी तो हेट्रोट्रॉपिक है। ऊपर से फल गिर जाए, इधर उधर पत्ते गिरे हो तो वो खाए। तो ये सब तो हमें किसने दिया? हमें प्लांट्स ने दिया, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, देखो एक चीज़ याद रखना, मतलब मैं तुम्हें सारांश में ये कंसेप्ट बता देती हूँ और उसको मैं पढ़ के सुना देती हूँ, ठीक है। देखो, न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है एक तो ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में भी दो टाइप्स, फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो हो गया जो लाइट का हेल्प लेके खाना बनाता है, और कीमो जो केमिकल्स का हेल्प लेके खाना बनाता है। हेट्रोट्रॉपिक 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है होलोजोइक, एक होता है सैप्रोफाइटिक और एक होता है पैरासाइटिक। होलोजोइक वो हो जाते हैं जो खाना पहले खाते हैं, मुंह जैसे हम खाना पहले खाते हैं, फिर अंदर ही उसको तोड़ते हैं, फिर उसको अंदर ही क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं और यूटिलाइज करते हैं। बट सैप्रोफाइटिक वो हो गए, ये तो हो गए होलोजोइक जो अभी बताया मैंने, जैसे ह्यूमन बींग्स, जैसे कि ह्यूमन बींग। सैप्रोफाइटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खाते नहीं हैं, बाहर ही पहले डाइजेशन कर लेते हैं, कर देते हैं, फिर इंजेक्शन करते हैं। मतलब होलोजोइक वो होता है जो पहले इंजेक्शन करते हैं, पहले खाएंगे, फिर डाइजेशन करते हैं, फिर उसको तोड़ेंगे, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको एसिमिलेशन मतलब कि एनर्जी की यूटिलाइजमेंट करेंगे, और अल्टीमेटली
एक्सक्रीशन करेंगे। ये हो गया होलोजोइक में। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, वो खाते नहीं, बाहरी क्या उसको तोड़ देते हैं, पूरा डिस्ट्रॉय और डिकम्पोज कर देते हैं। यानी कि फंगी देखे होगे, वो बाहर पहले इंसानों को सड़ा देता है या जो भी चीज़ को खाना होता है, उसके बाद उसको इनटेक करता है, इंजेक्शन करता है। और पैरासाइटिक के पास क्या होता है, वो दूसरों पे लाई करते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि जू, लड़कियों के बाल में या किसी के भी बाल में जब जू होता है तो क्या होता है, वो हमारा खून चूसता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पे रह के, एक जिंदा इंसान के ऊपर रह के जिंदा रहता है, उसी को पैरासाइटिक बोलते हैं। अब पढ़ो, इतना टाइप समझ आ गया। ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइट। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं वो अपने खाने की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरी करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके। फोटोसिंथेसिस पढ़े ही होगे, उसमें क्या होता है, सनलाइट का इस्तेमाल होता है। इसको फोटो ऑटोट्रॉपिक के पार्ट में रखेंगे, ऑटोट्रॉपिक के, जिसमें प्लांट्स जो होता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट का इस्तेमाल करते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप टेक द सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड। जैसे ऑटोट्रॉप जो होता है बाहर से अपने रॉ मटेरियल लेता है एंड उनको कन्वर्ट करता है टू द स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी, और फिर उनको खाना में कन्वर्ट करता है और फिर उनको किस में स्टोर कर देता है, एनर्जी के फॉर्म में उनको स्टोर द फॉर्म्स इन द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये मटेरियल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में लिया जाता है। एंड वाटर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट इन द प्रोसेस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब मैंने बोला ही था फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो ऑटोट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक पार्ट में आता है, जो क्या करता है CO2 के हेल्प लेता है, साथ ही साथ H2O के प्रेजेंस में पानी लेता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये दोनों चीज़ लेता है, फिर सनलाइट लेता है, ठीक है, फिर सनलाइट लेता है, क्लोरोफिल लेता है, और फिर जाके क्या बनाता है, फूड बनाता है, और वो जो फूड बनाता है उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। याद रखना, प्लांट जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और हम लोग जो है यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है, विच serve as the internal energy reserve to be used as when required by the plant. As somehow similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. वही बोला, प्लांट्स में स्टार के फॉर्म में होता है और हमारे में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। देखो CO2 H2O क्लोरोफिल हुआ, फिर यहाँ पे क्या ग्लूकोज बना जो कि फूड मटेरियल था, जिसको प्लांट किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, वी एक्चुअली प्रोड्यूस इट इन द फॉर्म ऑफ, स्टोर्ड इट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, और O2 और H2O मिलता है। लेट अस नाउ सी वॉट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखते होता क्या है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, सबसे पहले लाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, और लाइट तो फोटो ऑटोट्रॉपिक है तो फोटो तो चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होगा लाइट एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूलर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या होगा, पहले तुम लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस लाओ, फिर रिएक्शन अकर होगा, जब रिएक्शन अकर होगा तो केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी फ्रॉम द लाइट एनर्जी, और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल टूट के क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल H2 और O2 तोड़ के बनाएगा, O2 रिलीज हो जाएगी, क्योंकि इसीलिए तो बोला जाता है कि पेड़ लगाओ, क्यों, क्योंकि वो CO2 लेता है, O2 देता है, पहला यही एक ऑर्गेनिज्म है जो CO2 लेके O2 देता है। हम तो O2 लेके CO2 देते हैं ना, जो हजार्डियस होता है वो बाहर निकालता है, लेकिन पेड़ उतना अच्छा है जो गंदा चीज़ लेके अच्छा चीज़ देता है। और रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का टू द कार्बोहाइड्रेट, और कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। ये CO2 कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें,
और H2O में H2 और O2 निकलता है, O2 लिबरेट आउट हो जाता है और H2O फिर फर्दर वाटर के साथ वाटर बन जाता है फ्रेंड्स के ये H2 जो होता है वो वापस वाटर बन जाता है O2 के साथ रिएक्ट करके। दिस स्टेप नीड नॉट टू प्लेस वन आफ्टर द अदर इमिडिएटली। ये जो स्टेप्स है एक बाय एक मतलब लगातार 1 2 3 करके प्लेस करना जरूरी, ये वन आफ्टर द अदर वो जरूरी नहीं है। जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स टेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपन बाय द एनर्जी एंड एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। क्या बोल रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट जो सुखार वाले एरिया होते हैं वो प्लांट्स टेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड एट द नाइट, वो कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट में लेते हैं एंड प्रिपेयर एन इमीडिएट विच इज एक्टेड अपन बाय द एनर्जी एंड एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। Let us see how each of the component of the above reaction are necessary for the photosynthesis. If you carefully observe a cross section for a leaf under the microscope, you will notice that some cell contain green dots, and these green dots are cell organelles called the chloroplasts which contain chlorophyll. And let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis. यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोल रहा है एक रिएक्शन देखो जिसमें तुम्हें क्या करना है, मतलब जिसमें होता क्या है कि एक चीज़ पूछ रहा है कि क्यों जो है और कैसे जो है डेजर्ट एरिया के प्लांट्स ग्रीन रह जाते हैं और वो दिन में क्यों नहीं ये CO2 जो है वो लेते हैं। क्योंकि अगर दिन में कोई भी प्लांट्स अगर दिन में अपने पोर्स खोल दें तो सारे की सारी पानी इवोपोरेट हो जाएगी और उनके पास कोई पानी ही नहीं बचेगा और वो मर जाएंगे। इसीलिए वो पानी इवोपोरेट ना हो तो वो दिन में ना होके रात में क्या करते हैं, अपना पोर्स खोलते हैं, स्टोमेटा खोलते हैं। और क्या करते हैं, जब वो स्टोमेटा खोलते हैं, पोर्स खोलते हैं मतलब कि स्टोमेटा खोलते हैं, और अगर वो स्टोमेटा खोलते हैं तो क्या करते हैं, CO2 ले लेते हैं उनको जितना लेना होता है, और साथ ही साथ फिर दिन के टाइम पे वो क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2 और वाटर के साथ मिलके क्या करते हैं, एक रिएक्शन कैरिड आउट कराते हैं जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है? ऑफ कोर्स, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ग्रीन पिगमेंट के बिना खाना भी नहीं बनता। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। जो अभी हम पोर्स बोल रहे थे ना उसी को स्टोमेटा बोल रहे थे। अभी बोल रहे थे ना कि ठंडा के टाइम में कैसे प्लांट से सारा पानी इवोपोरेट हो जाएगा, निकल के चला जाएगा। तो प्लांट से पानी निकलेगा कैसे, इन पोर्स, ऐसे दिखने वाले पोर्स की मदद से। इस छेद से निकलेगा पानी और उसको पूरा ड्राई कर देगा और पेड़ मर जाएगा। इसीलिए जो ड्राई एरिया में प्लांट्स होते हैं वो उनकी जो ये होती है, शाम होते ही वो अपने पोर्स खोल देते हैं और CO2 इनटेक करने लगते हैं, सो दैट बाहर वो CO2 सुबह डाल सके और O2 ले सके। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में। ठीक है, वेरी गुड। देखो, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन द कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। देखो, वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा, हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ चुके हैं। विच आर दे टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। जो इसके टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स कहाँ प्रेजेंट है, लीव्स के सरफेस में। मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या बोल रहा है, पहली चीज़ तो लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्योंकि उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं प्लांट्स में, उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्लास 9th में वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा, हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था। विच आर टाइनी पोर्स, नाउ इट हैज़ मच मोर बिगर पोर्स। और ये स्टोमेटा छोड़ के किस में है, ये स्टोमेटा छोड़ के किस पे है, स्टोमेटा पे ही है। तो ये वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा विच आर टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ. Massive amount of gases exchange take place in the leaves
थ्रू दिस स्पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बहुत सारे अमाउंट्स के गैसेस एक्सचेंज व्हेन, क्या बोले यहाँ पे, जब बहुत सारे अमाउंट में गैसेस एक्सचेंजेस हो रहे हैं, व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जब बहुत सारे अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं तब लीव थ्रू दिस पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस, तब आप ये पोर्स या फिर ये रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हो फोटोसिंथेसिस में। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टीम्स। जो भी मतलब गैसेस की एक्सचेंज होती है प्लांट्स और इन्वायरमेंट के बीच में, वो सरफेस ऑफ स्टीम से होती है। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा, और बहुत बड़े पैमाने पे पानी जो होता है, बड़े पैमाने पे जो पानी होता है, ठीक है, तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो लॉस्ट हो जाता है इस स्टोमेसा से। एंड द प्लांट क्लोजेज इट्स पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। द गार्ड सेल swell when water flow into them and causing the stomata pore to open, and similarly the pore close if the guard cell shrink। होता क्या है, यही चीज़ मैंने बताया कि डेजर्ट एरिया पे क्या होता है, डेजर्ट एरिया पे पानी पूरा ना इवापोरेट हो जाए, इसलिए जो लीव्स होती है वो रात में अपने पोर्ट्स खोल के CO2 लेती हैं अंदर, और फिर CO2 अंदर लेने के बाद बाहर दे देती हैं। ये क्या करते हैं, CO2 अंदर लेती कार्बन, अरे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं अपने अंदर लेते हैं, फिर जितनी सफिशिएंट होती है उतनी लेते हैं, फिर बाद में सुबह क्लोरोफिल के साथ, सनलाइट के साथ हेल्प करके खाना बना लेते हैं, और दे बिकम अलाइव। ठीक है, अब the last portion and the most important portion, that based on the two top activity performed above can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis। of course अगर पीछे 2-3 एक्सपेरिमेंट से देखें तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉपिक मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, कैसे ऑटोट्रॉपिक जो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, हाउ द ऑटोट्रॉपिक मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। But they also need other raw material for the building their for the building their body। क्या बोला, they also need other raw material for building their body। उनको सिर्फ ये नहीं चाहिए, उनको other raw material भी चाहिए बॉडी को बनाने के लिए। another thing क्या, अनदर थिंग क्या, अदर मटेरियल जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, इनको सॉइल के लिए ले जाओ। एंड नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एंड किस में, प्रोटीन सिंथेसिस में, और किस में, दैट इज अदर कंपोनेंट्स में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड sorry, I will actually go up, no, this is taken up in the form of inorganic nitrate or nitrite, or it is taken up as inorganic compound which have been prepared by bacteria from the atmospheric nitrogen। जिसने बैक्टीरिया को बनाया था, किससे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ने। जब आप इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट्स को क्या करोगे, लोगे, तो वो क्या होगा, इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह लिया जाएगा, एंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जिसको हम लोग किस लिए प्रिपेयर करेंगे, फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इन शॉर्ट यहाँ पे यही बोला गया कि फोटोसिंथेसिस बिना सनलाइट के नहीं हो सकता। दूसरा स्टेज जो ऑटोट्रॉपिक सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं उसको फोटो ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, एंड फोटोसिंथेसिस जो है वो मतलब फोटोसिंथेसिस में जो वाटर है उसको हम लोग सॉइल में इस्तेमाल करते हैं बाय द रूट इन टेरेस्ट्रियल प्लांट, और अदर मटेरियल जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन फ्रॉम द सॉइल, उनको भी हम लोग ने क्या ले लिया, सॉइल से ले लिया। नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट आयरन और मैग्नीशियम है और टेकन अप बाय फ्रॉम द सॉइल, एंड नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट एज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रॉब्लम्स एंड अदर कंपाउंड्स। ठीक है, एंड इट इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट, उसको इनऑर्गेनिक नाइट्रेट का फॉर्म लिया गया, और नाइट्राइट, और इट अप एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक
nitrogen. So this is all about this lecture. We will continue with the heterotrophic nutrition from the next chapter. I hope that you definitely like my videos. Please like and subscribe my channel. Having you a very nice day of today. Thank you very much.